बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ आई वॉच्ड दी बाय लॉर्ड बायरन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है और ये पोम लव से रिलेटेड है। इस पोम में हम पोम ट्रांसलेशन, थीम्स और सिंबलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन। आई वॉच दी, देखो सबसे पहले वर्ड दी को समझो। दी का मतलब है यू और ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था। आई वॉच्ड यू या आई वॉच्ड दी। आजकल जो है हम यू यूज़ करते हैं। इज़ अ पोम रिटन बाय लॉर्ड बायरन। इट इज़ अबाउट हाउ लॉर्ड बायरन कंटिन्यू टू लव द पर्सन थ्रू आउट ऑल डिफ़िकल्टीज एंड ट्रम्प्स। सो इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया ना कि लव से रिलेटेड है। तो उस लव को पाने के लिए जो हमारे पोइट है यानी लॉर्ड बायरन, उसने कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया अपनी लव को पाने के लिए। इट्स अ ट्रू ऑड टू द वन ही लव्स। और ये एक ऐसा पोम है जो ये शो करता है कि किसी से कितनी मोहब्बत की जा सकती है, कितना प्यार किया जा सकता है। आई वॉच दी इज़ रिटन एज 6 स्टेंजाज विथ 4 लाइन्स इन ईच। इसके 6 स्टेंजाज है और हर स्टेंजा में 4 लाइन्स है। इट होल्ड्स द राइम स्कीम ए बी। और ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि इस पोएम का राइम स्कीम क्या है, तो आपने क्या बताना है, ए बी। इट इज़ रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। और इसमें कौन सा मीटर यूज़ किया गया है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने बताना है आयम्बिक पेंटामीटर। अच्छा, फर्स्ट स्टेंजा, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में क्या है, अगर हम इस स्टेंजा को रीड आउट करें, आई वॉच दी व्हेन द फो वॉज एट आवर साइड ready to strike at him or thee and me, were safety hopeless rather than devoid, ought with one loved, save love and liberty। अब इन लाइंस का मतलब क्या है, जैसे मैंने नीचे बताया ना कि ये इसकी एक पूरी समरी भी है और ट्रांसलेशन भी है। द स्पीकर वॉच्ड देयर लव्ड वन व्हेन दे वर फेसिंग एन एनिमी टुगेदर। अच्छा, स्पीकर ने अपने उस लव्ड वन को तब देखा था जब ये किसी एनिमी का सामना कर रहे थे, किसी अपने दुश्मन का सामना कर रहे थे। ठीक है, इन दैट क्रिटिकल मोमेंट, उस क्रिटिकल मोमेंट में दे वर विलिंग टू फेस डेंजर रादर देन बी सेपरेटेड। तो ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक डेंजर भी फील कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसे सेपरेट भी हो रहा हूँ, मतलब अपने लव्ड से, क्योंकि उसने उसको देखा था। द आइडिया इज़ दैट प्रिजर्विंग द बॉन्ड ऑफ लव एंड लिबर्टी वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन पर्सनल सेफ्टी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा गया है। कहते हैं कि मेरी जो पर्सनल सेफ्टी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो मेरा बॉन्ड है यानी लव बॉन्ड वो उसके साथ बना रहे। ठीक है, मतलब वो प्रिजर्व रहे। प्रिजर्व मीन्स लाइक सेफ रहे, इवन इन द फेस ऑफ थ्रेटिंग फो। यानी अगर मुझे मेरा दुश्मन, फो का मतलब है दुश्मन, ठीक है, अज़ली दुश्मन जिसे हम कहते हैं, तो कहते हैं कि अगर मेरा जो दुश्मन है वो मुझे थ्रेट भी करता है, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो बॉन्ड है यानी वो प्रिजर्व रहे, लव बॉन्ड जो है वो प्रिजर्व रहे, किसके साथ, अपने लव्ड वन के साथ। तो ये इसकी थी फर्स्ट स्टेंजा की समरी। और बाकी अगर एक और चीज़, अगर आप लोगों ने इस पर प्रेजेंटेशन देनी है तो आपने सेम टू सेम एग्जैक्टली यही बोलना है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन बाय लाइन, और जब भी आप प्रेजेंटेशन देते हो कभी भी टीचर आपसे ये नहीं कहता कि आप लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन दें, आपने हमेशा समरी की तरफ जाना होता है। और ये इसकी ट्रांसलेशन भी है, ये जो लाइंस मैंने लिखे हैं ये इसकी समरी भी है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि इन लाइंस की ट्रांसलेशन क्या है तो आपने यही बताना है, अगर कोई पूछे समरी क्या है तो आपने भी यही बताना है। सेकंड स्टैंजा। I watched thee in the breakers when the rock received our prow and all was storm and fear, and bade thee climb to be through every shock. This arm would be thy bark or breast by bear। जैसे मैंने बताया ना कि इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी है। जैसे यहाँ पे रॉक शॉक, ठीक है, इसी तरह फेयर बेयर, तो ये इसकी राइम स्कीम बनती है। अब इन लाइंस का मतलब क्या है, द स्पीकर ऑब्जर्व देयर लव्ड वन ड्यूरिंग अ tumultuous sea voyage, emphasizing the challenges when their ship encountered rocks and faced a storm। तो यहाँ पे लव, जो हमारे राइटर है यानी जो पोइट है लॉर्ड बायरन, वो यही कहते हैं कि फिर भी मैं अपने जो लव्ड है यानी जो मेरी मोहब्बत है, जो जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसको मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था।
तब भी जब मैं एक तूफ़ान का सामना कर रहा था, जब मैं रॉक्स का सामना कर रहा था, ठीक है, जब ये एक कश्ती में थे तब। Despite the peril, the speaker urged their beloved to hold on, promising to provide support. कहता है तब भी मैं अपनी जो लव्ड वन थी, यानी जिससे इसको प्यार था, कह रहा था कि मतलब कहता है कि मैं फिर भी उसको सपोर्ट करता रहा। द स्पीकर योट टू बी ईदर द गाइडिंग फोर्स लाइक अ प्रोटेक्टिव वेसल। कहता है जो हमारे स्पीकर है यानी जो लॉर्ड बायरन है, वो बिल्कुल अपने लव्ड वन की ऐसे लाइक हिफाजत कर रहा था जैसे किसी बर्तन की जाती है। जैसे यहाँ पे वेसल का मतलब है बर्तन। द लास्ट रिफ्यूज अकेन टू अ ब्यूरल प्लेस इफ द वर्स्ट वर टू हैपन, इट अंडरस्कोर्स अ कमिटमेंट टू स्टैंड टुगेदर इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो इसका मतलब ये है कि चाहे हालात जो भी हो, कुछ भी हो जाए, हमारे जो राइटर हैं लॉर्ड बायरन, वो ये कहता है कि मैं फिर भी इसका इसकी प्रोटेक्शन करूँगा, अपने लव को प्रिजर्व रखूँगा, अपने जो लव बॉन्ड है उसको प्रिजर्व रखूँगा। So this was second, and the third stanza we are having, that is, I watched thee when the fever glazed thine eyes, yielding my couch and stretched me on the ground, when overwhelmed with watching never to rise. From thence if thou an early grave hadst found. तो इन लाइन्स का मतलब क्या है? अब देखो यहाँ पे अगेन वही राइम स्कीम यूज़ हुई है, आप लोग देख सकते हैं। द स्पीकर वॉच्ड ओवर देयर लव्ड वन ड्यूरिंग अ फीवर, सेक्रीफाइसिंग देयर ओन कंफर्ट बाय गिविंग अप देयर बेड एंड लिविंग ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे एक मतलब फ़ीवर का जिक्र हुआ है, ठीक है, मतलब बुखार वगैरह उसका जिक्र हुआ है। तो हमारे जो राइटर है उसने अपनी बेड छोड़ के उसको जगह दी, ठीक है। क्यों? हालांकि इसे बुखार है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो अपनी लव को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। डिस्पाइट एग्जॉस्शन द स्पीकर रिमाइंड बाय देयर साइड, योइंग नॉट टू लीव अनटिल देयर बिलव्ड रिकवर्ड और सैडली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब सीन जो है चेंज हो रहा है, मतलब सीन इस तरह चेंज हो रहा है, अब जो हमारी यानी जो लव्ड वन है, यानी जिससे लॉर्ड बायरन प्यार करते हैं, अब वो बीमार हो चुकी है, ठीक है। तो ये कहता है कि अब मैंने उसको मुकम्मल बेड दे दी और मैं तब तक अब ये ज़मीन पे ही लेटा रहूँगा जब तक वो मुकम्मल सेहतियाब नहीं होती। इफ़ दे वर पास टू अवे एंड फाइंड एन अर्ली ग्रेव, और फिर यहाँ पे मरने की बात की गई है। कहते हैं कि मैं उसे मरने के करीब नहीं लेके जाऊँ, मतलब मैं उसे उस सिचुएशन तक नहीं लेके जा सकता जहाँ पे मुझे लगे कि इसकी अब डेथ होगी। It reflects a deep commitment and care, demonstrating the speaker's dedication to the well-being of the person they love. तो ये लाइंस, लास्ट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या शो करता है? अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एनालिसिस की गई है। तो ये क्या शो करता है? ये लाइंस ये शो करता है कि स्पीकर जो है ख़ुद एक दफ़ा बीमार हुए हैं, फिर उसके बाद इसकी जो लव्ड वन है वो बीमार होती हैं, उसके बावजूद ये अपने लव्ड वन को ज़्यादा प्रिजर्व करते हैं। हालांकि जब ये बीमार थे तब भी ये नीचे बैठ गए थे, नीचे सो गए थे, लेकिन जब वो बीमार हो गई थी तब भी ये नीचे थे, ठीक है। तो इट मीन्स ये अपने लव को किसी भी सिचुएशन में प्रिजर्व करना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं। Okay, the fourth stanza we are having, that is, the earthquake came and rocked the quivering wall, and man and nature reeled as if with wine. Whom did I seek around the tottering hall? The speaker described an earthquake. अब यहाँ पे इन लाइन्स का क्या मतलब है? The speaker describes an earthquake that shocked both the building and the people. अब यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर की बात की गई, तो कहते हैं कि अर्थक्वेक आई है जिससे बिल्डिंग्स वगैरह लोग सब शॉक हो गए थे, ठीक है। कॉजिंग डिसओरिएंटेशन अकाउंट टू इंटॉक्सिकेशन इन द आफ्टर में द स्पीकर इमीडिएटली सॉट द सेफ्टी टू ऑफ अ लव्ड वन। कहता है उसके बावजूद जो हमारे स्पीकर हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा जो लव्ड वन है वो महफूज है या नहीं, मतलब अपनी फ़िक्र उसे इतनी नहीं है जितनी अपनी लव्ड वन की है। Looking for them around the unstable structure, the emphasis is on prioritizing the well-being of the person they care about in the face of a sudden and threatening event. तो ऑब्वियसली नेचुरल जो भी कोई डिज़ास्टर आता है तो वो क्या कहते हैं यहाँ पे जैसे लिखा है सडन होता है, ठीक है, मतलब अचानक होता है, आपको बताया नहीं जाता कि भाई ज़लज़ला आ रहा है या वो कोई तूफ़ान आ रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे अगेन जो हमारे स्पीकर है वो इस चीज़ को एम्फसाइज़ कर रहे हैं कि मेरे लिए जो इतनी इम्पोर्टेंट अपना आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना मेरे लिए उसका वजूद इम्पॉर्टेंट है, यानी उसको महफूज करना इम्पॉर्टेंट है।
Fifth stanza. And when convulsive thrones denied by my breath, the faintest utterances to my fading thought, to thee, even the grasp of death, my spirit turned oftener than it ought. In moments of intense physical distress, where the speaker struggled to speak or breath. तो अब यहाँ पे अगेन स्पीकर की कंडीशन की बात की गई है कि स्पीकर जब एक ऐसे सिचुएशन में थे, यानी फिजिकल डिस्ट्रेस वगैरह में थे, देयर थॉट्स टर्न टू द पर्सन एड्रेस्ड इन द पोम। तो अगेन पोम में उस बंदे की बात की, यानी वो खुद एक ऐसे सिचुएशन में थे, लेकिन उसके बावजूद वो जो है अपने लव्ड वन की केयर करना चाह रहे हैं, यानी अपने लव्ड वन को याद करना चाह रहे हैं। इवन व्हेन फेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ, और उसे ये भी लग रहा है कि क्या पता मेरी डेथ भी हो जाए, यानी वो इतने बीमार हैं। द स्पीकर पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ, द स्पीकर्स स्पिरिट कंसिस्टेंसी sought solace in the presence of this individual, perhaps more frequently than might be considered reasonable. It underscores a deep and persistent connection even in the direct circumstances. तो फिर यही लाइन जैसे हमने पिछले स्टेंजा में डिस्कस किया था, ये अगेन उसकी बीमारी से रिलेटेड है कि उसके बावजूद ये जो है अपनी जो यानी ये कहना चाह रहा है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो उसी से जुड़ी है, यानी उसके लव्ड वन से जुड़ी है। इसे अपनी मौत की इतनी फ़िक्र नहीं है, इसे फ़िक्र किस चीज़ की है? अपने लव्ड वन की, कि यानी वो महफूज है या नहीं। द लास्ट स्टेंजा में क्या है? Thus much and more, and yet thou loves me not, and never will love dwells not in our will, nor can I blame thee, thought it be my lot, too strongly, wrongly, vainly love thee still. तो यहाँ पे इस स्टेंजा का क्या मतलब है? द स्पीकर एक्सप्रेसेस दैट डिस्पाइट देयर हर्ट फेल्ट एफर्ट्स एंड अफेक्शन, यानी अफेक्शन का मतलब है प्यार मोहब्बत, यानी उसका दिल इतना भर चुका है प्यार मोहब्बत, लेकिन उसके बावजूद आगे क्या लिखा है? द पर्सन दे लव डज नॉट रेसिप्रोकेट, यानी उसका दिल अभी भी अपने लव्ड वन से नहीं भरा, यानी फिर भी उसके लिए ये मोहब्बत रखता है, प्यार रखता है। The speaker acknowledges that love is not within one's control and does not blame the loved one for this lack of affection. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा गया है। क्या इसका मतलब क्या है? कि जो हमारी ज़िंदगी में जब हम प्यार किसी से करते तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ना हम किसी जिससे हम मोहब्बत करते या हम उसे ब्लेम करते कि यार ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ इसलिए होता है, ये अनइंटेंशनली होता है और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप जितना भी लोगों को समझाए कि यार क्या हुआ, ये चली गई, ये वो, लेकिन उसके बावजूद वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। जैसे ओवर थिंकिंग नहीं होती, ओवर थिंकिंग में क्या होता है? हम ना चाहते हुए भी मतलब सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो सेम टू सेम यही होता है। डिस्पाइट द अनरिक्वाइटेड लव, द स्पीकर admits to persistently, perhaps mistakenly, loving the person. It reflects the complexities and challenges of unreturned affection. तो यहाँ पे अगेन लव की बात की गई है, मीन्स परसिस्टेंटली रहना चाह रहा है हमारे जो स्पीकर है और कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाह रहा। अब इसके थीम्स कौन कौन से? सबसे पहला थीम है हमारे पास लव एंड डिवोशन। द पोम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ डीप unwavering love and the speaker's devotion to the person they love, evident in various challenging situations. यानी अपने जो जिससे इसको प्यार है या मोहब्बत है, तो उसके लिए ये हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। चैलेंजिंग सिचुएशन या जो भी सिचुएशंस वो फेस करता है हमारे जो स्पीकर है। सेक्रीफाइस, देयर इज़ अ रिकरिंग थीम ऑफ सेक्रीफाइस where the speaker is willing to endure danger, discomfort and even death for the sake of their loved. सेक्रीफाइस इट मीन्स कुर्बानी देना, कि किस तरह जो है हमारे जो स्पीकर हैं वो अपने लव के लिए डेंजर में भी जाना चाह रहे हैं और डिस्कम्फर्ट भी है, इवन डेथ को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अनरिक्वाइटेड लव, द पोम टचेज ऑन द थीम ऑफ अनरिक्वाइटेड लव एज द स्पीकर एक्नॉलेजेस दैट देयर लव इज़ नॉट रेसिप्रोकेटेड बट परसिस्ट नॉन द लेस। तो यहाँ पे अनरिक्वेटेड मतलब यही चीज़ फिर मेंशन की गई है कि हमारे जो स्पीकर है वो एक्नॉलेज कर रहा है कि लव ही सब कुछ है, यानी लव जो है वो रेसिप्रोकेटेड है।
प्रिजर्वेंस क्या है, इसके फोर्थ थीम है, डिस्पाइट चैलेंजेस एंड द लेक ऑफ रेसिप्रोकल affection the speaker persists in their love, revealing a theme of perseverance in the face of adversity. प्रिजर्वेंस का मतलब भी यही है कि महफूज करना, यानी ये अपने जो लव है उसको हर हाल में प्रिजर्व रखना चाह रहे हैं। तो ये जैसे यहाँ पे इसने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद ये क्या है, प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। नेचर्स मेटाफर, नेचुरल एलिमेंट्स लाइक अर्थक्विक्स एंड स्टॉर्म्स आर यूज्ड इन मेटाफर्स एज अ मेटाफर्स। अब ये जो अर्थक्विक है इसको एज अ मेटाफर के तौर पे यूज़ किया गया है, यानी चाहे ज़लज़ला भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये अपने लव्ड वन को प्रिजर्व रखना चाह रहे हैं। सिम्बलाइजिंग द tumultuous nature of life and relationships. These themes collectively contribute to the emotional and complex portrayal of love in the poem. सिम्बोलिज़म, सबसे पहला सिंबल है हमारे पास फोर। सो वो का मैंने बताया था कि ये लाइक दुश्मन को कहते हैं, एनिमी को, अज़ली दुश्मन जिसे हम कहते हैं। रिप्रेजेंट एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड चैलेंजेस इन लाइफ, सिम्बलाइजिंग एडवर्सिटी एंड ऑब्स्टिकल्स। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है, यानी जो हम लाइफ में चैलेंजेस का सामना करेंगे, ऑब्स्टिकल्स वगैरह होंगे, जो रुकावटें होंगी, उस चीज़ों को ये सिम्बलाइज़ कर रहे हैं। ब्रेकर्स एंड रॉक symbolize the turbulent and unpredictable nature of life's challenges, particularly in relationship. और दूसरा थीम जो है ये भी बहुत सिम्बोलिज़म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है लाइक हमारी लाइफ में जो सडनली चैलेंजेस आते हैं, जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर की तरफ से होते हैं या लोगों की तरफ से होते हैं, तो उसको हमने फेस करना होता है। फीवर जो है रिप्रेजेंट्स टाइम्स ऑफ सिकनेस एंड हार्डशिप। तो फीवर भी लाइक ऑब्वियसली ये हार्डशिप और सिकनेस को जो है सिम्बलाइज करता है। एम्बॉडिंग द ट्राइज दैट द स्पीकर्स बिलव्ड गोज थ्रू। जिस तरह ये ख़ुद एक दफ़ा बीमार होते, इसी तरह इसकी जो बिलव्ड है वो भी बीमार होती है। अर्थक्विक symbolizes upheaval and instability, reflecting the unpredictable nature of life's disruptions. तो अर्थक्विक भी इसी चीज़ को से मतलब रिलेशनशिप होती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब सडनली कुछ भी आ सकता है और कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आपने फेस करना होगा। टॉटरिंग हॉल represents the fragility of circumstances, hinting at the instability and vulnerability of life. टॉटरिंग हॉल इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है जब आप लाइफ में जो है इनस्टेबल होते हैं, ठीक है, मतलब आप कितना जो है फिर उन चीज़ों को फेस करते हैं। convulsive throes, symbolic of intense emotional or physical distress, adding depth to the portrayal of the speaker's struggle. यानी यहाँ पे अगेन स्पीकर की बात की गई है, ये इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है कि हमारे जो स्पीकर है वो कितने इमोशनली और फिज़िकली जो है डिस्ट्रेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद वो उसको जो है लाइक करते थे। ग्रास्प ऑफ डेथ represents mortality and the idea that even in the face of death the speaker's thoughts turn to their beloved. तो ये इस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है कि जब ये मौत के करीबी तब भी ये अपने बिलवेड को लाइक इसके जो थॉट्स थे वो उसकी तरफ थे, यानी जो स्पीकर्स के थॉट्स थे वो अपने बिलवेड की तरफ थे। These symbols collectively contribute to the poem's rich imagery and convey deeper meanings related to love, adversity, and the unpredictable nature of life. So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।